Hi, this is Dr. Avinash here, and today I am going to help you out with chapter number 22, Estrogens, Progestins and Contraceptives. इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होगा कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, पर इसके अलावा आपको इस चैप्टर के ईस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन का क्लासिफिकेशन और उनके कुछ यूजेस याद रखने ज़रूरी है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले करना है। इन एन आइडियल सिनारियो ना बेटा, यू विल हैव टू डू एक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड एक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड एक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन रीड करके रख लेना है ताकि समझने में आसानी हो, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है ये करना, ठीक है। तो व्हाट अबाउट एक्शंस? देखो, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए जो भी लगेगा वो कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। और फीमेल को जो फेमिनाइन कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो कौन देगा? ईस्ट्रोजन। क्लियर? तो प्यूबर्टी के टाइम पे फेमिनाइन कैरेक्टर्स, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट, ये सब करवाने का काम, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स करवाने का काम ईस्ट्रोजन का है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक का मतलब होता है हड्डियाँ मजबूत करना, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाना, कैल्शियम का बैलेंस मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आती है। अब आपको इतना सब पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, जस्ट एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना है ताकि आप फ़ायदे में रहो, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रांसडर्मल ईस्ट्राडायोल। आर्टिफिशियल ईस्ट्रोजन इज अवेलेबल इन 3 डिस्टिंक्ट पैचेस। ओके, 24 घंटे में 0.025 mg, 0.05 mg और 0.1 mg डिलीवर करने वाले ये पैच है। ये हम मेनोपॉज के वुमन को देते हैं, ठीक है। और इसके लिए ना साइक्लिकल थेरेपी करते हैं हम लोग। जब भी आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तभी आपने नोटिस किया होगा कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक साइक्लिकल पैटर्न बॉडी में होता है। वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 हफ्ते हम ईस्ट्राडायोल देते हैं, 1 हफ्ता हम नहीं देते। कुछ डॉक्टर्स ओरल प्रोजेस्टिन्स या प्रोजेस्टेरोन्स लास्ट के 10-12 दिन को में ऐड करते हैं ताकि जो एक नेचुरल फीमेल का रिदम होता है ना मेंस्ट्रुअल्स का, वैसा कुछ हो। मेनोपॉज के बाद फीमेल्स का सेक्सुअल कैरेक्टर्स वैसे भी कम होने वाले थे, है कि नहीं। बुढ़ापे चालू होने वाला था, बोन का डेंसिटी कम होने वाला था, वजाइना का एपिथेलियम खराब होने वाला था। ये सारी चीज़ें रिवर्स करने का काम ट्रांसडर्मल ईस्ट्राडायोल करता है। साइड इफ़ेक्ट्स, ईस्ट्रोजन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वही होने वाले हैं। बाद में देख ही लेंगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स, पर साइड इफ़ेक्ट्स है। अच्छी बात ये है कि जो ओरल ईस्ट्रोजन लेंगे उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के वजह से ओरल डोज ज़्यादा देने की ज़रूरत है। जो ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम है उसमें हेपाटिक ड्रग डिलीवरी अवॉइड हो जाती है कि नहीं। इसके वजह से कम डोज देना पड़ता है, तो साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा थोड़ा कम होगा। अच्छा, एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है? एडवर्स इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरह होंगे। अगर गलती से मेल्स में दे दिया तो लिबिडो, सेक्स ड्राइव कम हो जाएगी, गायनेकोमास्टिया होगा और फेमिनाइजेशन होगा। बच्चों में दे दिया तो उनका फ्यूजन ऑफ एफिवाइसिस होगा, तो उनका हाइट कम हो जाएगा। पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में दे दिया तो इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो सकता है,
कैंसर्स हो सकते हैं। ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देता है। अगर पहले से ब्रेस्ट कैंसर है तो ये कैंसर और रैपिडली ग्रो करेगा। नए ब्रेस्ट कैंसर का नहीं, जो है उसको बढ़ावा देगा। गॉल स्टोन्स का खतरा बढ़ जाएगा। बिनाइन हेपाटोमास का खतरा बढ़ जाता है। माइग्रेन, एपिलेप्सी, एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक डिसीज़ है जहाँ पे गलत जगह पे एंडोमेट्रियम चला जाता है बॉडी के अंदर। ये सारी डिसीजेस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये यूज़ कब करेंगे भैया? यूज़ हम करेंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए। मेनोपॉज के टाइम के बाद फीमेल्स का ओवेरियन फंक्शन स्टॉप हो जाता है। इसके वजह से काफ़ी सारे फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल प्रॉब्लम्स फीमेल को होने लग जाते हैं। क्या आपको ये प्रॉब्लम्स इस साल पढ़ने हैं? ये जो छोटे छोटे वर्ड्स में दिए हैं वो नहीं, आपको ये अगले साल पढ़ने होंगे। अभी अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है। ईस्ट्रोजन with or without progestin can be given in suppressing all these symptoms. Vascular instability का symptom, psychomotor, psychological disturbance का symptoms, atrophic changes जो होता है ना वजाइना एंड ऑल में, osteoporosis, ये सारे चीज़ों से हमें बचाता है। अच्छा, HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए देना होता है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा दे दिया तो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव में जितना हम ईस्ट्रोजन यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी कम ईस्ट्रोजन होता है HRT में। डोज अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है। रिमेंबर 3 वीक्स ऑफ ईस्ट्रोजन, 1 वीक का छुट्टी। आजकल तो इससे भी लोअर डोज देने लगे हैं और लास्ट के 10-12 दिन के लिए प्रोजेस्टेरोन ऐड करना है, वो तो भूलना नहीं है। प्रोजेस्टिन का ऐड करने से ईस्ट्रोजन का फ़ायदा बढ़ जाता है, कम हो जाता है, सॉरी। ईस्ट्रोजन के वजह से, प्रोजेस्टेरोन के वजह से ईस्ट्रोजन का फ़ायदा थोड़ा कम होता है, पर कैंसर्स का रिस्क भी कम होता है। क्लियर? ईस्ट्रोजन अलोन इन यूट्रस रिमूव्ड वुमेन्स, हिस्टेरेक्टमाइज्ड वुमेन, या जहाँ पे प्रोजेस्टिन टॉलरेटेड नहीं है या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनमें दे सकते हैं। सिर्फ ईस्ट्रोजन इनमें देना है, बाकी सब में कॉम्बिनेशंस देने हैं। ये बेनिफिट्स वगैरह आपको अगर टाइम है तो पढ़ लेना भैया, हमें टाइम नहीं है, हम नहीं पढ़ने वाले इसको, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट यूज़ है सेनाइल वजाइनाइटिस। प्री मेनोपॉजल वुमन में वजाइना में थोड़े अट्रोफिक चेंजेस आने लग जाते हैं। वजाइना थोड़ा ड्राई हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इनके लिए हमने ईस्ट्रोजन का टॉपिकल प्रिपरेशन बनाया है और चाहिए तो एक एंटीबैक्टीरियल भी साथ में डाल ही देंगे। क्लियर? तीसरा रीज़न जहाँ पे हम ईस्ट्रोजन यूज़ करते हैं इस डिलेड प्यूबर्टी। कुछ फीमेल्स 12, 13, 14 साल के हो जाते हैं, फिर भी उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आते, तो तभी हम एडल्ट के चेंजेस आने के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ऐड कर सकते हैं। अगर फीमेल को ओवेरियन एजेनेसिस है, ओवेरियन एजेनेसिस, ओवरीज बने ही नहीं हैं, या हाइपोपिट्यूटरिज्म है, पिट्यूटरी ग्लैंड काम कर ही नहीं रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये वापस आगे जाके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाएगी, है कि नहीं। तो इनमें ये साइक्लिकल पैटर्न में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 50 साल के एज तक
कंटिन्यू करना होगा। ये 3 मेन यूज़ है, 4 और यूजेस है जिसका कोई ज़्यादा लॉजिकल रूल नहीं है, जैसे पेनफुल मेंसेस, आजकल तो एनसेड्स देते हैं, एक्ने, आजकल हम एंटीबायोटिक देते हैं, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग, एडजुवेंट के तौर पे दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेल्स में कार्सिनोमा इन प्रोस्टेट। कार्सिनोमा प्रोस्टेट मेल डिसीज़ है, अगर आपने मेल में फीमेल हार्मोन डाल दिए तो मेल के डिसीज़ेस भी कम हो जाएंगे। बहुत ही घटिया प्लान है, बेचारा बुढ़ा है वैसे भी, अभी उसको ब्रेस्ट वेस्ट आने लगेगा, ईस्ट्रोजन के वजह से फेमिनाइन कैरेक्टर्स आएगा तो कैसे चलेगा, है कि नहीं। तो ये ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, पर आपको याद रखना है तो रख लेना। दूसरा आंसर है क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट एक एंटी ईस्ट्रोजन है। ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा और बीटा दोनों को बाइंड करता है एंड इनको ब्लॉक करता है। रिसेप्टर्स ब्लॉक होने के वजह से नेगेटिव फीडबैक लूप बंद हो जाता है और गोनाडोट्रोपिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। बिकॉज LH और FSH इंक्रीज हो जाता है, इसके वजह से ओवरीज बड़े हो जाते हैं और ओव्यूलेशन हो सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हमने ईस्ट्रोजन के एक्शंस को बंद कर दिया, तो कभी कभी थोड़ा हॉट फ्लशेस आने का चांसेस है। एंडोमेट्रियम थोड़े से चेंज हो सकते हैं, सर्वाइकल म्यूकस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट इसका एक ही रीज़न है, FSH और LH बढ़ाओ ताकि ओव्यूलेशन हो। सो व्हाट इज़ द चीफ यूज़ ऑफ क्लोमिफेन? इनफर्टिलिटी, जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता उनमें देना है। डोज बाय हार्ट करना पड़ेगा। 1-2 मंथ के ट्रीटमेंट में ही ज़्यादातर औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर ऐसा ना हो तो अगले 2 से 3 साइकिल्स के लिए डबल डोज दे के फिर एक बार ट्राई करना है। मैक्सिमम 6 साइकिल्स कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा दोगे तो जो ईस्ट्रोजन का एक्शंस होता है फॉलिकल के ऊपर, एंडोमेट्रियम के ऊपर, वो पूरा एक्शन बंद हो जाएगा एंड जो फ़ायदा होना चाहिए था उतना होगा नहीं। क्लियर? तो काफ़ी सारे लोग आजकल एडिशनल दवाइयाँ साथ में देते हैं, मेनोट्रोपिन्स या कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, ये सब कर सकते हैं। अच्छा ड्रग है ये। कुछ लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज हुआ है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, GIT प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चक्कर आ सकती है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, पेशेंट को बोलना है कि ट्यूमर्स का खतरा बढ़ जाएगा। अगर किसी बंदी का पहले से ओवरीज बढ़ा है तो ज़रा केयरफुली देना भैया। इसके अलावा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, जहाँ पे हमको ओवम निकालना है पेट्री डिश में, वहाँ पे भी ये ट्राई कर सकते हैं। हमने क्लोमिफेन को मेल्स में भी ट्राई करवाया है। ओलिगोजूस्पर्मिया, स्पर्म्स कम है उनमें, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन नॉर्मल कर देता है अगर कम हुआ तो। 25 mg डेली का टैबलेट देना है 24 दिन के लिए, 6 दिन का आराम, फिर वापस नेक्स्ट महीने, 6 महीने के लिए ऐसे ट्राई करो। विल वर्क, नहीं काम करेगा तो कुछ कर नहीं सकते। अब ये जो ड्रग मैंने बताया क्लोमिफेन सिट्रेट, ये अल्फ़ा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स पे काम कर रहा था। हमें सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे काम करने वाले ड्रग्स चाहिए थे। अब ये वाला जो नया ड्रग है फुलवेस्ट्रांट, ये आप MCQ के लिए पढ़ लेना, ऊपर से आने का चांस कम है। सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर SERM, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको टैमोक्सिफेन सिट्रेट करना है।
क्लोमिफेन जैसा ही है ये, पर कॉम्प्लेक्स एक्शन है। मतलब ब्रेस्ट कैंसर में ये एंटागोनिस्ट जैसा काम करता है, ब्लड वेसल्स पे ये एंटागोनिस्ट जैसा काम करता है, पर यूट्रस, बोन, लिवर और पिट्यूटरी में ये पार्शियल एगोनिस्ट का काम करता है। कैसे मालूम हमें? ये ड्रग देने के बाद फीमेल्स के ब्रेस्ट कैंसर में थोड़ा सा इनहिबिशन हो जाता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा एंटागोनिस्टिक एक्शन है। और एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होना, गोनाडोट्रोपिन को डिक्रीज़ करवाना, प्रोलैक्टिन का लेवल्स कम हो जाना, ये सारी चीज़ें, बोन डेंसिटी बेटर होना, पॉइंट करती है कि ये ड्रग पार्शियल एगोनिस्ट भी है। हमने ये भी देखा है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस, बैड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीजेस। ये भी तो एक ईस्ट्रोजेनिक एक्शन है। दीज ड्रग्स टैमोक्सिफेन एंड लेट्रोजोल, ये हार्मोनल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेकमेंड की गई है। तो काफ़ी बार हम क्या करते हैं मालूम है? सर्जरी कर देते हैं और ब्रेस्ट का रिमूवल के बाद एडजुवेंट थेरेपी करके हम इसको दे सकते हैं। कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर ऐसे स्टेज में आता है कि कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, तो बंदी का लाइफ थोड़ा इजी करने के लिए हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। पैलिएटिव मतलब जितना दिन जिंदा है उतना दिन खुशी खुशी जिंदा रहे, इसकी कोशिश करने वाला ट्रीटमेंट। अब जब ये ट्रीटमेंट हम करवाने वाले हैं तो टैमोक्सिफेन जैसे ड्रग्स अच्छे खासे काम कर लेते हैं। Before you give this drug, find out whether the tumor actually has estrogen receptors or not. तो जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, हम ये सर्जरी में पढ़ाएंगे ये आपको, पर जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है हम ईस्ट्रोजन रिसेप्टर है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। अगर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर है तो टैमोक्सिफेन अच्छा खासा काम करता है, पर अगर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नहीं है तो टैमोक्सिफेन इतना अच्छा काम नहीं करने वाला। तो ER पॉजिटिव या ER नेगेटिव ट्यूमर ये देखना ना भूलो। क्लियर? ये ट्रायल वायल पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इवन मेल ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनमें भी ये काम कर जाता है। अब ये सब ना पूरा पैराग्राफ्स स्टुपिडिटी है, चिल मारो, डायरेक्टली यहाँ पे जंप। बोन मास बढ़ता है, लिपिड प्रोफाइल अच्छा हो जाता है, टैमोक्सिफेन इसलिए गुड ड्रग है। क्लियर? अच्छा, ऐसा देखा गया है कि इसमें से कुछ जो हमारे मेटाबोलाइट्स है वो एंटी ईस्ट्रोजन है, इसके लिए ये डबल वे में काम करता है। खुद भी एंटी ईस्ट्रोजन है कुछ कुछ जगह पे ये पार्शियल एगोनिस्ट है, और उसका मेटाबोलाइट एंटी ईस्ट्रोजेनिक है। मेल इनफर्टिलिटी में भी ट्राई कर दिया है हमने, साइड इफ़ेक्ट्स तो हमने ओवरऑल देख ही लिए हैं, हॉट फ्लैशेस, वॉमिटिंग, रैशेस, पर कुछ फीमेल्स में वजाइनल ब्लीडिंग, वजाइनल डिस्चार्ज एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकता है। ईस्ट्रोजन के वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, वो इस ड्रग में भी देखा गया है। क्लियर? अब टैमोक्सिफेन जैसा ही रेलॉक्सिफिन है, पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं, पर एक बार ऊपर से प्लीज़ देख लेना, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना। तीसरा ड्रग जो ये चैप्टर में आपको करना है वो है एरोमेटेज इनहिबिटर। फीमेल्स के बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन बनता है, पर ये टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन में। टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम का नाम है
एरोमेटेज और रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन। लेट्रोजोल एक एरोमेटेज इनहिबिटर है। इसका मतलब एरोमेटेज इनहिबिटर देने के बाद बॉडी में, फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल फीमेल में जो टेस्टोस्टेरोन बनता है उससे क्या बनता है, ईस्ट्रोजन। हम उसी पाथवे को रोकने वाले हैं। तो चलो लेट्रोजोल के बारे में बात करते हैं। ओरली एक्टिव नॉन स्टीरॉयडल कंपाउंड है। ये रिवर्सिबली इनहिबिट करता है एरोमेटाइजेशन को, एस्पेशली ब्रेस्ट कैंसर सेल्स के अंदर। इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट कैंसर का सेल जो टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन बना के ग्रो कर रहा था, अब वो ना कर पाएगा। क्लियर? सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स नहीं है, बाकी जगह पे भी ये लॉक करता है। टोटली नहीं, लाइक ओवरीज इनमें नहीं, बाकी जगह पे हाँ। प्री मेनोपॉजल वुमेन में अवॉइड ही करो, पर अगर दे दिया तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती, अवॉइड करना है। अच्छा, प्रोलिफरेशन ऑफ ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड के अंदर का टेस्टोस्टेरोन था वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। अच्छा ड्रग है, इजीली एब्जॉर्ब होता है, 100% बायो अवेलेबिलिटी है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखा गया है कि लेट्रोजोल जो है फर्स्ट लाइन ड्रग हो सकता है एडजुवेंट थेरेपी के लिए, स्पेशली ER पॉजिटिव। ER मतलब ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन का ट्यूमर। 5 साल तक भी अगर आपने ये ट्रीटमेंट दिया तो अच्छा खासा फ़ायदा होता है। तो पहले वाला ड्रग में क्या बुराई था भैया, टैमोक्सिफेन वगैरह, लेट्रोजोल क्यों आया? क्योंकि टैमोक्सिफेन के साइड इफ़ेक्ट्स थे ना, इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है। इवन एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर में लेट्रोजोल दे सकते हैं, वो भी अच्छा इफ़ेक्टिव। अच्छा, टैमोक्सिफेन के बाद हम ये दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है ऐसा बोला नहीं है मैंने। हॉट फ्लैशेस, वजाइनल ड्राइनेस, नोज़िया, डायरिया, डिस्पेप्सिया, हेयर का थिनिंग होना, जॉइंट का पेन होना, स्टिफनेस होना, बोन लॉस होना, ये सब हो सकता है, पर एटलीस्ट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का खतरा नहीं बढ़ेगा, लिपिड प्रोफाइल खराब नहीं होगा, और इस तरह से लेट्रोजोल एक अच्छा ड्रग है। ईस्ट्रोजेंस में इतना पढ़ना है, गो थ्रू दिस। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको हेल्प करूँगा, डोंट वरी, ठीक है।